जरूर असल में देखिए, हाल ही में एक बहुत ही प्रचलित फिल्म आई थी जिसका नाम था 12th फेल, जो आपने देखी होगी। वो फिल्म इन्हीं के जीवन पर आधारित है। जिसने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि बनेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलकर जिस तरह हमने फिल्म में देखा और आप बाहर आए और आज आप जिस स्तर पर पहुंचे हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं पूरे देश के लिए। और बहुत बहुत बधाई आपको मनोज जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ आ करके। सर ये 2000 में शुरू हुआ था सर केबीसी जी। और तब हम लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के लिए। अच्छा। तो ऐसा लगता ही नहीं था सर कि कभी यहाँ हम पहुँच सकते हैं या बैठ सकते हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि चलो ये आपके लिए काम है। जो देश के बाहर पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं आपको, उनको यही नहीं पता था सब लोगों को कि जीके का कोई ऐसा शो भी बन सकता है, जनरल नॉलेज का शो बन सकता है, जो यूपीएससी के लिए, उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना काम आएगा। क्योंकि हम लोग जब मुखर्जी नगर में थे, नेहरू विहार दिल्ली में थे, तो सर ये ऐसा रहता था कि हम लोग टीवी की किसी पान की दुकान पर खड़े हैं, किसी होटल के ढाबे के सामने खड़े हैं, 9 बजे एकदम तैयार रहते थे कि ये शो आएगा। क्योंकि सर हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उस समय कई बार ऐसा लगता था कि तैयारी पूरी हो गई, अब हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। और जब आपके क्वेश्चन शुरू होते थे और उसमें कोई एक टॉपिक पे हम लोगों को नहीं आता था, तब समझ में आता था तैयारी ठीक नहीं हो रही है, इसको आगे बढ़ाना है। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि आपका बचपन गुजरा कैसे? सर मध्य प्रदेश में एक जिला है मुरैना, चंबल का एरिया है। जी हाँ जी। और वहाँ पे एक तहसील है जोरा, उस पास में गांव है बिलगांव। मैं बिलगांव का रहने वाला हूँ सर। और ये जो क्षेत्र है सर चंबल, वो क्षेत्र थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में और माँ के मामले में उतना आगे विकसित नहीं कर पाया। जी जी। चंबल का नाम सुनते ही सर डाकू वगैरह इनका नाम याद आना है कि नहीं? सर वही बात थी कि चंबल के नाम पे, डाकुओं के नाम पे हम लोग इतने फेमस हो गए थे सर पूरे देश में कि हम लोगों को कहीं मकान लेने जाओगे किराए से तो मकान नहीं मिलता था। जी जी। तो ये भी सर इस मूवी के बनाने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि मैं ये चाहता था कि हम लोगों की जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो कर्म भूमि है मुरैना, और इतने बड़े बड़े लोग हुए वहाँ पर, उनके बारे में मालूम चले कि हम लोग डाकुओं से अलग भी कुछ हैं, हम लोग सच्चे और सीधे और देशभक्त भी हैं सर। इसलिए बचपन के उस दौर में असली समस्या पढ़ाई की थी सर, क्योंकि पढ़ाई होती ही नहीं थी सर। सारे लोगों का एक ही काम था, ऐसा कोई स्कूल ढूंढना जहाँ नकल चलती हो, नकल ऐसी चलती हो कि आपको बोर्ड पर लिखा के कराते हो। ओहो। और वहाँ पर 12th में पास होना है, क्योंकि सर 12th वो जगह है जहाँ पे पास होने के बाद लोगों की नौकरियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। मेरे पास भी वही था सर, मैं भी यही सोचता था। पर मेरा भाग्य ऐसा खराब निकला सर कि उस साल एक ऐसा ऑफिसर आ गया जिसे नकल चलने ही नहीं थी। और वो क्या करते थे, स्कूल में आके बैठ जाते थे, नकल नहीं होने देते थे। ओह। तो उनके इस एटीट्यूड को देख के ना मुझे बहुत सीखने को मिला। जी। मैंने जब देखा कि वो आदमी के सामने मेरा प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसा आदमी बनता कैसे है, ऐसा क्या करता है यार। और जब धीरे धीरे मालूम चला उनके बारे में, उनसे बात करके मालूम चला कि ऐसे एग्जाम होते हैं जिन एग्जाम को अगर हम दें तो इतने ही ताकतवर हम बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब दुनिया में वो और कुछ हो ना हो, मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही एग्जाम पास करना है। क्या बात। तो जब आपने सोचा कि नहीं हमको पढ़ाई लिखाई और भी करनी है, तो थोड़ा बहुत तो विरोध हुआ होगा घर वालों की तरफ से, ऐसा कुछ था? हम, मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे। मेरी माँ का एक सिस्टम था कि वो कैसे भी हम लोगों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी किसी भी हालत में, चाहे इधर से जाना पड़े, उधर से लाना पड़े या कुछ करना पड़े। जब मैंने तय किया कि बाहर जाना है, तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरा भाई, ये सब लोगों ने ये बोला कि तुम जाओ, तुम चिंता मत करो यहाँ की, अगर तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ। और फिर सर मुझे इन लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया और भेज दिया सर। क्या बात। आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ है और क्या कर रहे हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ सर, और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर मैंने काम किया है। एक सर्टेन टाइम पर हम लोगों के लिए 5 साल के लिए डेपुटेशन करना बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। तो हम लोग कभी सीबीआई जाते हैं, कभी आईबी जाते हैं, बीएसएफ जाते हैं, सीआईएसएफ जाते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, सीआईएसएफ,
ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है सर। तो इसमें मैं अभी आईजी हूँ सर, इंस्पेक्टर जनरल हूँ। वाह क्या बात। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी मनोज जी, और आज आप इंस्पेक्टर जनरल की अवधि पे आप बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। विक्रांत मैसी, डेनियल सजनू, इन्होंने भूमिका निभाई थी मनोज जी की 12th फिल्म में, और इतना अद्भुत अभिनय आपका। और जितने भी लोगों ने फिल्म देखी होगी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं बहुत नर्वस हूँ सर। नर्वस? 12-13 साल सिनेमा में हो गए, 8-9 साल टेलीविजन किया, 20 साल लगभग प्रोफेशनल काम करते हुए हो गए, लेकिन पहली बार आपसे इन पर्सन मिलने का मौका मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम आपको कई बार मिल चुके हैं। आपका अभिनय देख करके ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है देवियों सज्जनों, किसी का अभिनय देख लेते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ये तो अपना ही आदमी है, अपना जा रहे यार। थैंक यू सर। इतना रियल एकदम, जितना भी आपने काम किया उसमें, यही सबसे बड़ी खूबी थी मुझे लगी, जब आप वही थे जो आपके बगल में बैठे हैं वो। सर इनकी तरह तो मैं कभी बन नहीं पाऊंगा। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई आल्सो डिड द फिल्म इज बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मेरी खुद के जीवन से मिलती जुलती थी, पर जब इनसे मैं मिला तब ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी जी जान लगा के मेहनत करूंगा तो शायद ही जस्टिफाई हो पाएगा, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं कि मनोज सर जैसे लोग मैंने अपने जीवन में बहुत कम ही देखे हैं। वाह क्या बात। कोई ऐसा वाक्य आपको लगा मनोज जी के जीवन का जिसने आपको प्रभावित किया कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी है? सर मुझे पहले जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, जी हाँ, जी हाँ। मुझे जब उन्होंने बुलाया तो अनफॉर्चुनेटली 12th फेल नाम की किताब है, मुझे पता नहीं थी सर। ओह। स्क्रिप्ट के पहले मुझे कहा पहले तुम किताब पढ़ो, अगर किताब पसंद आएगी तो तुम्हें स्क्रिप्ट देंगे। तो रात के 3-3:30 बज रहे थे और एक पॉइंट पे आके मैं बहुत रोने लग गया और किताब को मैंने साइड पे रख लिया। एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली थॉट कि ये गॉड सेंड है ये कहानी मेरे लिए। फिल्म में आपने देखा होगा कि मनोज के पिताजी मनोज से पहली बार आटा चक्की पे आके मिलते हैं, जी हाँ। और वहां पे एक बेटा पिता बन जाता है और एक पिता बेटा बन जाता है, जिसे रोल रिवर्सल कहते हैं। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ से बहुत रेजोनेट किया, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं आई एम 37 पर मैं 20-21 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ सर प्रोफेशनली। तो जब 17 की उम्र हुई और जब पिताजी के कंधे थोड़े से झुके हुए देखे और जब ऐसा लगा कि शायद भार थोड़ा बढ़ रहा है और थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, तो पहली और आखिरी बार आई थिंक मेरे फादर ने और मैंने दिल खोल के बात की थी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, 10,000 रुपये मुझे चाहिए थे। हमने उनका दफ्तर भी कभी देखा नहीं था सर, कि पता था कि अंधेरी में कहीं पे है, भवंस कॉलेज के पीछे। तो अर्जेंसी में उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया अपने। तो जब मैं ऑफिस गया उनके, तब मैंने देखा कि उनके पास एक प्रॉपर डेस्क भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल है और एक प्लास्टिक की कुर्सी लगा के रखी हुई है वहां पे। बगल में उनके एस्ट्रे पड़ी हुई थी और वो पूरी भरी हुई थी सर। उनकी आंखें लाल थी, बहुत परेशान लग रहे थे। पैसे तो मैंने ले लिए, पैसे लेके मैं घर की तरफ निकला, जहां जाना था वहां निकला। लेकिन रात को जब वो घर आए तब मैंने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? एंड यू लुक वेरी डिस्टर्ब्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो हम एक 1 रूम किचन में रहते थे, 1 बेडरूम हॉल में रहते थे। तो पापा ने कहा कि चल नीचे चलते हैं वॉक करने। तो जब हम नीचे गए थे तो पहली बार हमारी दिल खोल के बात हुई थी। और तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक फीलिंग आ गई थी कि अब आई थिंक लाइफ में रोल रिवर्सल का वक्त आ गया जी। एंड दैट इंसिडेंट एंड व्हाट मनोज सर वेंट थ्रू विद हिज फादर इन आटा चक्की इज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी बिलीव कि अब ये कहानी कहनी पड़ेगी और ये कहानी मैं ही कहूंगा जाके। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। जो आपके निर्देशक है जिनके बारे में आपने बताया था, विनोद के बारे में, जी सर। सर उनकी एक खासियत यही है, ऐसा वो विषय चुनते हैं जी जो एकदम दिल को छू जाती है बात। जी सर। बहुत मेहनती हैं वो, जी थोड़े अड़ियल हैं लेकिन मेहनती बहुत। जी सर। और सर समय के
को बहुत ही अनुशासित होना बहुत पड़ता है उनके साथ। जी सर। और डांट देंगे वो अगर जी आप सर, वो समय पे डांट नहीं लगा पहुंचे देते तो। हैं। जी सर। एक हम फिल्म कर रहे थे उनके साथ, तो रात को काफी देर हो गई, 2-3 बजे रात तक काम खत्म हुआ, तो जाने लगे तो उन्होंने कहा हाँ अमित कल सुबह 6 बजे ऑन सेट। मैंने कहा यार पागल हो गया यार, 3 बजे रात को छोड़ोगे, 6 बजे कैसे आएंगे? नहीं आना है। तो 6:10 पे हम पहुंचे, पूरे यूनिट के सामने उसने डांट दिया, यू आर लेट बाय 10 मिनट्स। पर वो इतना वो इमर्स रहते हैं बहुत अपनी पैशनेट है फिल्म, सर, बहुत बहुत पैशनेट। बहुत। एक छोटा एनेक्डोट में ये एक जी, जी, सितार जी। सितार को लेके मैं बताना चाहूंगा। आर.डी. बर्मन जी के साथ उनका बहुत खास रिश्ता रहा है। 1942 लव स्टोरी में जी हाँ। म्यूजिक दिया उन्होंने। जब 12th फेल के लिए म्यूजिक हम बना रहे थे तो हमने एक्चुअली सिर्फ 4 ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए पूरे बैकग्राउंड में। तो लगभग सर 4 महीने 5 महीने जो शांतनु मोहित्रो है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो सितार के लिए उन्होंने उनको इतना परेशान किया कि ये सितार साउंड नहीं कर रहा है राइट। बंगाल से सितार मंगाया, ओहो, जो भी मुंबई में अवेलेबल था वो सब कराया, कह रहे थे अभी भी साउंड नहीं कर रहा है राइट। 3-4 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक काम कर, आरडी जैसा सितार लेके आ। तो शांतनु मोहित्रो ने सोर्स करके 1960s का सितार निकाला, और वो जब प्ले किया कि ये 60s के सितार की लकड़ी जो है, वो लकड़ी की वजह से वो रिवर्ब आ रहा है, इसीलिए ये वैसा साउंड करता है, हम वही यूज करेंगे। कितने पैशनेट है। अजीब शख्स है सर। जी।